नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारने के बाद सूत्रों के हवाले से खबर है कि राज्य में बीजेपी बिना मुख्यमंत्री पद के चेहरे के ही चुनाव में उतरेगी। ये अटकलें राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद लगाई जाने लगी, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौथी बार राज्य की कमान संभाल रहे हैं। क्योंकि 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में पार्टी ने 7 सांसदों को टिकट दिया, जिनमें 3 तो केंद्रीय मंत्री हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर सस्पेंस बढ़ गया। और अब सूत्रों ने खबर दी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी बिना सीएम पद के चेहरे के चुनाव में उतरेगी, जिसके लिए पार्टी 2017 के यूपी मॉडल और 2014 के हरियाणा मॉडल पर काम कर रही है। क्योंकि 2017 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना उतरी थी और 2014 में हरियाणा में भी वही हुआ था, और इन दोनों राज्यों में बिना सीएम के चेहरे के पार्टी सत्ता में आ गई थी। पार्टी नेताओं ने भी मध्य प्रदेश में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार पर यही संकेत दी। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कोई नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी ने टिकट बंटवारे का जो तरीका अपनाया, उससे ये संकेत दिया गया कि इस बार बीजेपी किसी एक चेहरे पर नहीं बल्कि सामूहिक नेतृत्व पर भरोसा करेगी। और चुनाव से पहले हुई कैबिनेट की आखिरी बैठक में शिवराज सिंह चौहान के भाषण पर कांग्रेस ने तंज कसा। शिवराज सिंह चौहान 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कुछ अलग प्लान बनाया और मध्य प्रदेश में नया मॉडल लेकर आई। सूत्र बता रहे हैं कि नए मॉडल के तहत पार्टी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले आखिरी कैबिनेट बैठक की, जिसके बाद उन्होंने अपने इस कार्यकाल में सहयोग के लिए अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया और बीती बातें याद करने लगे। कई दिनों तक एक ही मंत्री था, मुख्यमंत्री, फिर पूरा मंत्रिमंडल समाहित था। शिवराज का ये भाषण सुनते ही कांग्रेस ने उन पर तंज कस दिया। ये विदाई का धन्यवाद है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कांग्रेस से कम आई थी, लेकिन सिंधिया के साथ आने के बाद शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे। क्योंकि 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी को 127 विधायकों का समर्थन मिल गया, जबकि चुनाव में 114 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के पास केवल 96 विधायक बच गए थे। उधर मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए टिकट मिलने पर पार्टी नेता कैलाश विजयवर्गीय का दर्द छलक उठा। कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने इंदौर 1 विधानसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन उन्होंने जाहिर कर दिया कि वो टिकट मिलने से खुश नहीं है, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इंदौर 1 से टिकट मिलने के बाद वो इंदौर के बड़े गणपति के दर्शन करने पहुंचे, जहां से उन्होंने चुनाव अभियान की शुरुआत। लेकिन इस दौरान लोगों से बात करते हुए उनका दर्द छलक उठा। लड़ने की इच्छा ही नहीं, एकदम 1% भी इच्छा नहीं। बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे। नाखुश होने के पीछे कैलाश विजयवर्गीय ने दलील दी कि वो संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। जिस रास्ते पर मैं पिछले 10 साल से चल रहा हूँ, वहाँ चुनाव लड़ाने के लिए जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में बीजेपी 78 पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और सूत्र बता रहे हैं कि बाकी की सीटों पर 30 से 40% मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। लेकिन इस बीच कैलाश विजयवर्गीय ने टिकट मिलने पर दुख जताकर एक नई सियासी बहस छेड़ दी, क्योंकि उनकी केवल इंदौर 1 विधानसभा सीट ही नहीं बल्कि इंदौर की सभी 9 सीटों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। वैसे सूत्र बताते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय ने 2018 में ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। हालांकि 2018 में उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय को इंदौर 3 से टिकट मिला था और वो वहां से जीते थे। लेकिन इस बार पार्टी ने इंदौर की 9 में 3 सीटों पर चुनाव जीत चुके कैलाश विजयवर्गीय पर दांव खेला, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को टिकट देकर पार्टी ने इंदौर की 9 सीटों समेत मालवा निमाड़ की 66 सीटों पर निशाना साधा, क्योंकि इन सीटों पर कैलाश विजयवर्गीय की अच्छी पकड़ मानी जाती है। माना जा रहा है कि इसीलिए उन्हें मैदान में उतारा गया और पार्टी नेता कैलाश विजयवर्गीय की नाखुशी पर नपातुला जवाब देते नजर आए। हमारी अपनी इच्छाएं थोड़ी होती हैं, पीड़ा मत कहो उसे यार, विषय कहो। मालवा निमाड़ की जिन 66 सीटों पर 2013 में बीजेपी ने 56 पर जीत हासिल की थी, 2018 में उन्हीं 66 में केवल 28 उसके खाते में आई थी और कांग्रेस को 35 सीटें मिली थी, जिसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की सबसे बड़ी वजह माना गया था। इस बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने दावा किया कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। कांग्रेस ने गोविंद सिंह की अगुवाई में जन आक्रोश यात्रा निकाली, जो ग्वालियर पहुंची और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं की अगुवाई की, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही बीजेपी में बड़ी टूट का दावा भी कर डाला। भगदड़ मची है भाजपा में, रोजाना 1-2 नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। गोविंद सिंह को मध्य प्रदेश कांग्रेस का कद्दावर नेता और ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन वो तब विवादों में आ गए थे जब जुलाई में उन्होंने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की थी। लेकिन अब वो बीजेपी में भगदड़ का दावा कर रहे हैं। उधर अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में रातों रात ऐसी भयानक लूट हुई जो पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गई। बताया गया कि वहां 100 से ज्यादा लुटेरों ने कपड़ों के एक शोरूम से लेकर आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के एक स्टोर तक कई दुकानें लूट ली। हैरानी की बात यह रही कि वो लुटेरे कोई पेशेवर बदमाश नहीं बल्कि सारे के सारे नाबालिग थे।
जिन्होंने फिलाडेल्फिया शहर में ऐसी लूट मचाई कि देखने वालों के होश उड़ गए। सामने आए एक वीडियो में नाबालिग लुटेरों की वो टोली एप्पल स्टोर पर धावा बोलती नजर आई। उन्होंने वहां रखे आईफोन से लेकर आईपैड तक जो हाथ में आया सब लूट लिया। अंदर लूट हो रही थी और बाहर उसका जश्न मनता दिखा। नाबालिग कपड़ों के शोरूम में भी लूट मचा रहे थे, मगर जैसे ही पुलिस वहां पहुंची उनके बीच भगदड़ मच गई। पर नाबालिग लुटेरों को पकड़ने में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि लुटेरे ज्यादा थे और पुलिस कम। इसलिए पुलिस कर्मियों को समझ ही नहीं आया कि किसे पकड़े और किसे छोड़े। पुलिस की कश्मकश में कुछ नकाबपोश लुटेरे फरार भी हो गए। मगर जो पुलिस के हत्थे चढ़े, पुलिस ने उन्हें छोड़ा नहीं। लूट में लड़कियां भी शामिल दिखी। लूट के बाद उस स्टोर के अंदर रखे कपड़े सड़क पर बिखरे नजर आए और पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया। शक जताया जा रहा है कि फिलाडेल्फिया शहर की लूट के तार वहां एक पूर्व पुलिसकर्मी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े हो सकते हैं। एक दिन पहले वहां की एक कोर्ट ने एक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी उस पूर्व पुलिसकर्मी के खिलाफ सभी आरोप रद्द कर दिए थे। जिसके बाद फिलाडेल्फिया में प्रदर्शन शुरू हो गए, मगर शाम को वो प्रदर्शन खत्म हो गए और आधे घंटे बाद फिलाडेल्फिया पुलिस विभाग में इस बात की शिकायत करने के लिए फोन पर फोन बजने लगे कि वहां की कई दुकानों में लूट हो गई है। इसी वजह से शक जताया जा रहा है कि कहीं लुटेरे प्रदर्शनकारी तो नहीं थे, मगर पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों और लूट के बीच कनेक्शन के कयासों को खारिज कर दिया। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें करंट लगने की वजह से एक बच्ची सड़क पर बुरी तरह तड़पती दिखी। ये घटना तब हुई जब वो बच्ची खेलते खेलते सड़क पर गिर गई, जिसमें करंट दौड़ रहा था। इस दौरान एक आदमी उसे बचाने भी आया, लेकिन जैसे ही उसने उस बच्ची को छुआ, उसे करंट का जोरदार झटका लगा, जिसकी वजह से वो पीछे हट गया। इसके बाद वहां मौजूद दूसरे लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए एक लकड़ी का डंडा ढूंढा और उस लड़की से उसे पकड़ने को कहा, लेकिन वो डंडा उस बच्ची के हाथ से छूट गया। जिसके बाद उन्होंने दोबारा कोशिश की और इस बार उस बच्ची ने उस डंडे को कसकर पकड़ लिया। जिसके बाद उन लोगों ने उसे खींचकर पानी से बाहर निकाल लिया। बताया गया कि वो बच्ची खेलते हुए अचानक पानी में गिर गई थी, जिसमें बिजली के खंभे की वजह से करंट दौड़ रहा था और ऐसे में जैसे ही वो बच्ची पानी में गिरी, वो तड़पने लगी, जिसे देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने उसका रेस्क्यू कर लिया। इस बीच यूपी के झांसी में एक लड़की के एक अस्पताल में खुदकुशी करने का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें अस्पताल की छत से वो लड़की जमीन पर गिरती दिखाई दी और जैसे ही वो जमीन पर गिरी, वहां हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई। जिसके बाद उस लड़की के परिजन वहां पहुंचे और उसे उठाकर इलाज के लिए ले गए। इसका जो वीडियो सामने आया, उसमें कुछ लोग उस अस्पताल में खड़े नजर आए। तभी अचानक वो लड़की उनके सामने आकर गिर गई, जिसे देखकर वहां खड़े लोग डर गए। बताया गया कि वो लड़की मानसिक रूप से कमजोर थी और इलाज के लिए अपने परिवार के साथ अस्पताल आई थी, लेकिन तभी अचानक वो लड़की उस अस्पताल की छत पर गई और वहां से छलांग लगा दी। हालांकि वक्त रहते उसका इलाज कर दिया गया, जिससे उसकी जान बच गई। उधर मध्य पूर्व एशिया के देश इराक से एक ऐसे हादसे की खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। वहां के हमदानिया इलाके में शादी समारोह में लगी आग में जलकर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब उस शादी समारोह में शामिल होने के लिए वहां कई लोग पहुंचे थे, लेकिन तभी वहां मैरिज हॉल में आग लग गई, जिसके बाद जश्न का माहौल मातम में बदल गया। आग लगते ही वहां चारों तरफ चीख पुकार मच गई और जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। वहां से सामने आए वीडियो में वो मैरिज हॉल पूरी तरह आग की लपटों में घिरा नजर आया। जिस वक्त आग लगी, मैरिज हॉल के अंदर कई लोग डांस कर रहे थे, लेकिन आग लगते ही वहां भगदड़ मच गई, जिसके बाद जान बचाने के लिए लोग एक दूसरे पर ही चढ़ गए। हमदानिया इलाके के उस मैरिज हॉल में लगी आग कितनी भीषण थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आग में जलकर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हो गए। बताया गया कि उस मैरिज हॉल को पटाखों से सजाया गया था, इसीलिए यह हादसा हुआ। इस बीच नागोर्नो कराबाख के स्पित्नाकर्त में तेल के टैंकर में लगी आग में मरने वालों की संख्या 125 हो गई। वहां यह घटना तब हुई जब आर्मेनियाई मूल के हजारों लोग नागोर्नो कराबाख से पलायन कर रहे थे, लेकिन अचानक तेल के टैंकर में धमाका हो गया, जिसके बाद ऐसी आग लगी कि 1-2 नहीं बल्कि 125 लोगों की जान चली गई। नागोर्नो कराबाख के स्पित्नाकर्त में हुई इस घटना ने एक बार फिर आर्मेनिया में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि धमाका उस वक्त हुआ जब आर्मेनियाई मूल के हजारों लोग नागोर्नो कराबाख से पलायन कर रहे थे और अपनी गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पहुंचे थे। लेकिन इसी दौरान तेल का टैंकर जल उठा, जिसमें कई लोगों के जिंदा जलने की खबर आई। कराबाख की राजधानी स्पित्नाकर्त में जिस पेट्रोल पंप पर धमाका हुआ, वो उस पूरे इलाके का सबसे बड़ा तेल का भंडार है और वहां तेल के टैंकर में आग लगने का मतलब है बहुत बड़ा नुकसान। बड़ी बात यह कि धमाके वाली जगह से आर्मेनियाई मूल के हजारों लोग तेल भरवाकर आर्मेनिया में दाखिल होने वाले थे। आर्मेनिया की सरकार ने इसी बात को आधार बनाकर साजिश का शक जताया और अमेरिकी विदेश मंत्री ने तो तेल के टैंकर में हुए धमाके के बारे में अजरबैजान की सरकार से बात तक कर डाली। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अजरबैजान से घायलों की मदद की अपील की।
और कराबाख में किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को रोकने की मांग की, क्योंकि स्टेपनाकर्त में तेल टैंकर में हुए धमाके के बाद एक बार फिर शक की सुई अजरबैजान की ओर घूम गई, क्योंकि धमाके का वक्त और जगह दोनों ऐसे थे जिससे आर्मेनिया को नुकसान हुआ। क्योंकि इस धमाके में आर्मेनियाई मूल के 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यानी आर्मेनिया और अजरबैजान के झगड़े में अमेरिका खुल्लम खुल्ला कूद पड़ा, क्योंकि पिछले हफ्ते अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख में जो हमला किया उसके बाद रूस और आर्मेनिया की दोस्ती में दरार पड़ गई, जो तब और गहरी हो गई जब इस मामले में अमेरिका आर्मेनिया का साथ देने लगा। और इस बार तो उसने आर्मेनिया के पक्ष में अजरबैजान से सीधी बात की। लेकिन रूस ने आर्मेनिया को पश्चिमी देशों से दूर रहने की चेतावनी दे डाली और दो टूक बोल दिया कि आर्मेनिया को पश्चिमी देशों से दोस्ती महंगी पड़ेगी। इससे पहले आर्मेनिया के पीएम ने रूस पर निशाना साधा, क्योंकि नागोर्नो कराबाख पर अजरबैजान के कुछ दिन पहले किए गए हमले से आर्मेनिया बुरी तरह हिल गया। आर्मेनिया की सरकार ने दावा किया कि इस बार अजरबैजान ने वहां आर्मेनियाई मूल के लोगों का नरसंहार किया और 200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। हालांकि अजरबैजान ने इन आंकड़ों को सही नहीं माना, लेकिन आर्मेनिया अड़ा रहा। यही नहीं, आर्मेनिया के पीएम ने इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके बाद रूस ने आर्मेनिया को उसकी हद याद दिला दी और दो टूक बोल दिया कि पश्चिमी देशों से नजदीकी बढ़ाकर निकोल पाशिन्यान बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया का झगड़ा सुलझाने के लिए नागोर्नो कराबाख इलाके में रूस ने करीब 2000 शांति दूत तैनात किए और रूस का कहना है कि निकोल पाशिन्यान अपनी कमियों को छिपाने के लिए रूस के शांति दूतों को बलि का बकरा बना रहे हैं। इस बीच रूस और अजरबैजान से तनातनी के बीच नागोर्नो कराबाख से आर्मेनियाई लोगों का पलायन तेज हो गया, क्योंकि एक दिन पहले पलायन करने वाले लोगों का जो आंकड़ा करीब 5000 था वो बढ़कर 28,000 हो गया, जिसकी जानकारी आर्मेनिया की सरकार ने दी। जिसके बाद नागोर्नो कराबाख से आर्मेनियाई लोगों के पलायन की तस्वीरें भी आईं, जो नागोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से जोड़ने वाले लाचिन कॉरिडोर की हैं। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में इस रास्ते पर गाड़ियों की लंबी लाइन नजर आई। लाचिन कॉरिडोर नागोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता है और इसीलिए वहां आर्मेनियाई मूल के लोगों की गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इस बीच आर्मेनिया की सरकार ने जानकारी दी कि नागोर्नो कराबाख से 28,000 लोगों का पलायन हो चुका है, जो उस पूरे इलाके की करीब 23% आबादी है। यानी अजरबैजान के नागोर्नो कराबाख में किए गए हमले ने इस बार आर्मेनियाई मूल के लोगों को बुरी तरह डरा दिया। हद तो तब हो गई जब तेल टैंकर में लगी आग में 100 से ज्यादा लोग झुलस गए। माना जा रहा है कि इस घटना के बाद पलायन और तेज हो गया। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक बेकाबू ट्रेन पटरी को छोड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई और इस हादसे की वजह से वहां हड़कंप मच गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर एक बिजली के खंभे से टकराकर खड़ी नजर आई, जिसके बाद मशीन की मदद से उस ट्रेन को वहां से हटाने का काम शुरू किया गया। बताया गया कि इस हादसे के दौरान उस प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग भी बैठे थे, जिन्होंने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। रेलवे अधिकारी के मुताबिक वो ट्रेन शकूर बस्ती स्टेशन से आ रही थी, लेकिन मथुरा स्टेशन पर पहुंचते ही उस ट्रेन ने पटरी को छोड़ दिया और स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। गनीमत ये रही कि उसमें बैठे सभी यात्री पहले ही उससे उतर चुके थे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस बीच बिहार के बांका में एक अस्पताल के बोर्ड पर अंग्रेजी में नाम लिखा देख वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और बिना देरी किए अंग्रेजी के उस बोर्ड को हटाने का निर्देश दे दिया। सब बकवास कर रहे हैं, अंग्रेजों का राज है। नीतीश कुमार वहां उस सरकारी अस्पताल का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इसके अलावा उन्होंने कई दूसरी परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया, लेकिन जब वो अस्पताल का जायजा ले रहे थे तभी उनकी नजर अंग्रेजी के उस बोर्ड पर गई, जिसे देखते ही उनका गुस्सा भड़क गया। हिंदी के महत्व खत्म कर रहे हैं। हालांकि फटकार लगाने के बाद नीतीश कुमार ने उस बोर्ड में लिखी जानकारियों को दोबारा हिंदी में लिखकर फिर से लगाने का निर्देश दे दिया। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह उर्फ लांडा का एक ऑडियो सामने आया, जिसमें वो पंजाब के एक कारोबारी से पैसों की डिमांड करता सुनाई दिया। पंजाब के तरन तारन जिले के रहने वाले इस आतंकी पर 15 लाख रुपए का इनाम है और आरोप है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर वो भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि लांडा भारत की सुरक्षा एजेंसियों के डर से 2017 से ही कनाडा में छिपा है। इसी बीच इस खालिस्तानी आतंकी का एक ऑडियो सामने आने का दावा किया गया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि ये ऑडियो 2022 का है, जिसमें वो पंजाब के एक कारोबारी से फोन पर पैसों की डिमांड करता सुनाई दिया। मेरा भरा हुण तेरे तो पैसे लेने ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਢੰਡੋਰਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਭੱਜ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ। आरोप है कि 53 सेकंड के इस ऑडियो में लांडा ने पंजाब के उस कारोबारी को पैसे नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी दी। हालांकि न्यूज 18 लांडा के बताए जा रहे इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच में जुट गईं ताकि पूरे मामले की सच्चाई का पता लगाया जा सके। इस बीच सरकार के सूत्रों के मुताबिक NSA अजीत डोभाल के कई बार मांगने के बाद भी कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ी जानकारी और सबूत नहीं दिए, जबकि ट्रूडो ने अपनी संसद में हत्या से जुड़े सबूत भारत को देने का दावा किया था। 18 जून को कनाडा में निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
और इसके 3 महीने बाद 18 सितंबर को ट्रूडो ने हत्या का आरोप भारत पर लगाया था। उन्होंने अपने देश की संसद में यह भी दावा किया कि हत्या से जुड़ी जानकारी भारत को दी गई है, लेकिन सरकार के सूत्रों का दावा है कि कनाडा सरकार की तरफ से निज्जर की हत्या के न तो सबूत दिए गए और न ही कोई जानकारी। और सूत्र ये भी बताते हैं कि G20 की बैठक के पहले कनाडा के एनएसए ने भारत के एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। उस दौरान भी कनाडा ने निज्जर की हत्या से जुड़ी कोई भी खुफिया जानकारी भारत के साथ साझा नहीं की, जबकि भारत की तरफ से खालिस्तानी आतंकियों की एक लिस्ट कनाडा के एनएसए को दी गई थी। सरकार के सूत्रों का दावा है कि इसके बाद अजीत डोभाल ने कई बार कनाडा से निज्जर की हत्या से जुड़े सबूत देने की मांग की, लेकिन कनाडा की तरफ से हत्या से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं दी गई। उधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक कनाडा के सरी शहर के गुरुद्वारे में आतंकियों की तरफ से खालिस्तान पर करवाया गया रेफरेंडम बुरी तरह फेल हो गया, क्योंकि दावा है कि 11 सितंबर को हुए इस जनमत संग्रह में गिने चुने ही लोग पहुंचे थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें खालिस्तान पर कराए गए इस जनमत संग्रह में चंद लोग ही दिखाई दिए। खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि वीडियो में दिखने वाले ज्यादातर लोग खालिस्तानी आतंकियों के परिवार वाले हैं। इसी वीडियो में आतंकी संगठन SFJ यानी सिक्स फॉर जस्टिस का सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू भी नजर आया। इसके अलावा 1985 में हुए एयर इंडिया कनिष्क बम धमाके के मुख्य आरोपी तलविंदर परमार की मां भी वहां दिखाई दी, जिसे खालिस्तानी आतंकी अजब सिंह बागरी वहां लेकर पहुंचा था। मतलब खालिस्तान पर करवाया गया रेफरेंडम बुरी तरह फेल हो गया। 11 सितंबर को कनाडा के सरी शहर में हुए इस जनमत संग्रह के दौरान वहां के प्रधानमंत्री ट्रूडो भारत में थे, जबकि उनके देश में भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। खुफिया सूत्र बताते हैं कि ये रेफरेंडम 10 सितंबर को वहां के एक स्कूल में होना था, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने पर खालिस्तानी आतंकियों ने इसे गुरुद्वारे में करवाया था। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पूरी दुनिया में अलग अलग संगठन बनाकर खालिस्तानी आतंकी भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटे हैं। सूत्रों का दावा है कि इन आतंकियों को पाकिस्तान से पैसा और हथियारों की सप्लाई की जाती है, मतलब दुनिया भर में फैले इन खालिस्तानी आतंकियों का सेंटर पाकिस्तान है, जहां से हवाला के जरिए अलग अलग देशों में छिपे खालिस्तानी आतंकियों को पैसे भेजे जाते हैं। खुफिया सूत्र बताते हैं कि अलग अलग संगठन बनाकर खालिस्तानी आतंकी दुनिया के कई देशों में फैल चुके हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन KTF यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स का आतंकी बिलाल पाकिस्तान में छिपा है, जबकि आतंकी अर्शदीप डल्ला कनाडा में। खबर है कि इस संगठन के आतंकी मनप्रीत सिंह और विक्रमजीत सिंह फिलीपींस में मौजूद हैं। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान टाइगर फोर्स का आतंकी गुरजान सिंह छिपा था। दावा है कि इसी तरह BKI यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा पाकिस्तान में और लखबीर सिंह उर्फ लांडा कनाडा में छिपा है, जबकि अमेरिका में हरजोत सिंह और UAE में तरसेम सिंह। इसी संगठन का आतंकी कश्मीर सिंह नेपाल में और यूरोप के देशों में सतनाम और परमिंदर खैरा छिपे हैं। इस बीच कनाडा के साथ जारी तनाव के बीच NIA ने खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टरों के गठजोड़ पर बड़ा प्रहार किया। जांच एजेंसी ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत 6 राज्यों में 51 ठिकानों पर छापेमारी की। और NIA ने ये कार्रवाई आतंकियों, गैंगस्टरों और ड्रग्स तस्करों की सांठगांठ से जुड़े 3 मामलों में की। यह एक्शन ऐसे वक्त में हुआ जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा और भारत के बीच तनाव बना हुआ है। इस कार्रवाई के तहत पंजाब में सबसे ज्यादा 25 जगहों पर छापे मारे गए, जबकि राजस्थान में 13 और दिल्ली में 7 जगहों पर छापेमारी की गई। और इसी तरह यूपी में 7, हरियाणा में 4 और उत्तराखंड में 2 जगहों पर NIA की टीम ने रेड की। NIA का आरोप है कि विदेशों में बैठे खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टरों को भारत में मौजूद उनके मददगार हवाला के जरिए पैसे भेज रहे हैं। इसी वजह से गैंगस्टरों और खालिस्तानी आतंकियों की इस फंडिंग चेन को खत्म करने के लिए NIA ने ये ऑपरेशन चलाया। NIA ने जिन 51 ठिकानों पर छापेमारी की वो खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला, कनाडा में मारे गए आतंकी सुक्खा और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ठिकानों पर की गई। और NIA ने पंजाब में कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला और उसके मददगारों पर बड़ी कार्रवाई की। आतंकियों और गैंगस्टरों के गठजोड़ को तोड़ने के लिए NIA ने राज्य के अलग अलग जिलों में 25 जगहों पर छापेमारी की। और इसी कड़ी में फिरोजपुर से NIA की टीम ने खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला के गुर्गे जोन्स को गिरफ्तार कर लिया। NIA के मुताबिक जोन्स न सिर्फ डल्ला के संपर्क में था, बल्कि वो उसके इशारे पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की भी ताक में था। इसी तरह NIA ने बठिंडा से गुरप्रीत सिंह नाम के आदमी के घर पर छापा मारा। मोगा जिले में NIA की टीम ने शराब ठेकेदार गुरमेल सिंह के घर पर छापेमारी की। और NIA के सूत्रों के मुताबिक कुछ रोज पहले अर्शदीप डल्ला ने उसे जान से मारने की धमकी देकर पैसों की डिमांड की। आरोप है कि धमकी से डरकर गुरमेल ने डल्ला को हवाला के जरिए पैसे भेजे थे। इसी तरह राज्य के कई और जिलों में भी NIA ने उन लोगों के घरों और ठिकानों पर छापे मारे जिन पर विदेश में छिपे आतंकियों और गैंगस्टरों की मदद करने का आरोप है। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक नाबालिग के बलात्कार का रूह कंपा देने वाला एक मामला सामने आया है। दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद का एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो नाबालिग घायल हालत में पैदल जाती दिखी। पुलिस के मुताबिक करीब 2.5 घंटे तक वो लड़की इधर उधर भटकती रही। इस दौरान कई लोगों ने उससे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन वो लोगों को अपनी आपबीती तक नहीं सुना पाई, क्योंकि उसकी हालत बेहद नाजुक थी। इस बीच घटना की जानकारी मिलते ही उस नाबालिग लड़की के पास पुलिस पहुंच गई और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। इसमें एक बड़ी टीम SIT गठित की गई है
और लगातार सभी जगह पे इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक उस नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर रेप की पुष्टि हुई। और उज्जैन में नाबालिग की रेप की घटना के बाद मध्य प्रदेश में सियासी हंगामा तेज हो गया। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने में देर नहीं की। शिवराज सिंह चौहान को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उल्लास और उत्सव मनाने से फुर्सत मिले तो वो मध्य प्रदेश की बेटियों की चित्कार को सुन सके। उज्जैन की प्रतीत नहीं हो रही है वो बच्ची, बल्कि बाहर की प्रतीत हो रही है, क्योंकि वो ठीक तरह से बता नहीं पा रही है, इसलिए काउंसलर लगाए गए हैं। उधर एशियन गेम्स में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में भारत की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत की शूटरों ने चीन की टीम को मात देकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया और एशियन गेम्स में इतिहास रच दिया। महिलाओं के 25 मीटर रैपिड फायर इवेंट में मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने भारत को ये जीत दिलाई। इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस टीम को बधाई दी। उधर एशियन गेम्स में भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। भारत की सिफत कौर सामरा ने 50 मीटर राइफल इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया और इसके साथ ही उन्होंने एशियन गेम्स में ब्रिटेन का रिकॉर्ड तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। गोल्ड मेडल जीतने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सिफत कौर सामरा को ट्वीट कर बधाई दी। इस बीच एशियन गेम्स में चौथे दिन भी भारत ने नौकायन प्रतियोगिता में कमाल कर दिया। पुरुषों के डिंगी ILCA 7 नौकायन प्रतियोगिता में विष्णु सरवनन ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए एशियन गेम्स में देश को यह कामयाबी दिलाई। इससे पहले महिलाओं की डिंगी ILCA 4 नौकायन प्रतियोगिता में भारत की नेहा ठाकुर ने जीत हासिल की और एशियन गेम्स के चौथे दिन भारत ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में 8 मेडल जीते। भारत के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए, जिससे एशियन गेम्स में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई, जिनमें 5 स्वर्ण, 7 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल। इन मेडल की बदौलत भारत एशियन गेम्स में 6ठे स्थान पर बरकरार। और एशियन गेम्स में मंगोलिया के खिलाफ T20 क्रिकेट मैच में नेपाल के बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह ने सिर्फ 9 गेंदों में हाफ सेंचुरी बना ली। इसी मैच में नेपाल के दूसरे बल्लेबाज कुशल मल्ला ने सबसे तेज शतक भी बनाया और नेपाल के कुशल मल्ला ने मंगोलिया के खिलाफ महज 34 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। दीपेंद्र सिंह और कुशल मल्ला की इस शानदार बल्लेबाजी की बदौलत नेपाल ने इस मैच में 20 ओवरों में 314 रन बनाए। इधर कावेरी नदी के पानी के मुद्दे पर कर्नाटक सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने कर्नाटक विधानसभा का घेराव करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और विधानसभा के बाहर बैठकर काफी देर तक नारेबाजी की। बीजेपी ने तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के पानी के बंटवारे का मुद्दा उठाया और तमिलनाडु को पानी दिए जाने का विरोध किया। हाथों में पोस्टर बैनर के साथ पहुंचे बीजेपी नेता विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते रहे। कर्नाटक में बीते कई दिनों से तमिलनाडु को पानी दिए जाने के मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि CWMA यानी कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को कावेरी नदी का 5000 क्यूसेक पानी हर रोज तमिलनाडु को देने का फैसला दिया था। लेकिन कावेरी नदी में पानी का स्तर गिरने के बाद कर्नाटक ने तमिलनाडु को पानी देना बंद कर दिया, मगर कर्नाटक सरकार ने 5000 के बजाय 3000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने का प्रस्ताव तैयार किया। अभी उस प्रस्ताव पर कोई फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी ने अभी से इसका विरोध शुरू कर दिया। और कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के मुद्दे पर बीजेपी और JDS भी 29 सितंबर को कर्नाटक बंद का समर्थन करेंगे। वहां के किसानों और कुछ संगठनों ने 29 सितंबर को कर्नाटक बंद का ऐलान किया ताकि राज्य सरकार पर दबाव बनाया जा सके और तमिलनाडु को पानी न दिया जाए, क्योंकि कर्नाटक सरकार के नए प्रस्ताव में 3000 क्यूसेक पानी देने का प्लान तैयार किया गया है। लेकिन कर्नाटक के किसान चाहते हैं कि इतना भी पानी तमिलनाडु को न दिया जाए। इसीलिए 29 सितंबर को किसानों और कुछ संगठनों ने बंद का ऐलान किया है, जिसे बीजेपी और JDS भी समर्थन देंगे। हालांकि एक दिन पहले भी कर्नाटक में किसानों ने बंद का ऐलान कर जोरदार प्रदर्शन किया था, लेकिन 29 तारीख को बड़े पैमाने पर बंद किया जाएगा। उस दौरान बेंगलुरु में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, जबकि मॉल और दुकानों को भी बंद किया जाएगा। BMTC यानी बेंगलुरु म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने उस दिन बंद के समर्थन का ऐलान किया है। इसीलिए ज्यादातर निजी कंपनियों ने भी कर्मचारियों को घर से ही काम करने को कह दिया। उधर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों के मददगारों के खिलाफ SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी हुई। ये कार्रवाई इसी साल फरवरी में पुलवामा के कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या की जांच के सिलसिले में की गई, जिसके तहत चौपाया, पुलवामा और अनंतनाग जिले में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी हुई। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा एक बैंक के ATM में बतौर गार्ड तैनात थे। इस बीच जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए एक संदिग्ध धमाके में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। इस धमाके का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें जोरदार धमाके के बाद वहां से काला धुआं उठता दिखाई दिया। अनंतनाग में निर्माण के काम के दौरान ये संदिग्ध विस्फोट हुआ, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर और कुछ दूसरे लोग भी इसकी चपेट में आ गए। उधर इजराइल ने दावा किया कि उसने अपने नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर की हत्या की एक साजिश को नाकाम कर दिया। इजराइल के मुताबिक उनकी हत्या की साजिश ईरान के इशारे पर रची गई।
लेकिन इजरायल की सुरक्षा एजेंसियों ने ईरान के प्लान पर पानी फेर दिया। इजरायल ने दावा किया कि ईरान ने उनके देश में बड़े आतंकी हमलों की तैयारी की थी और इसके लिए उसने एक खतरनाक टीम भी बनाई थी। इजरायल के मुताबिक ईरान की उस टीम में 3 फिलिस्तीनी और 2 इजरायल के लोग शामिल थे, जिन्हें ईरान ने पैसे देकर इजरायल में हमले के लिए भेजा था। इजरायल के दावे के मुताबिक उन लोगों को सिर्फ इजरायल में आतंकी हमले ही नहीं बल्कि उनके नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमर बेन ग्विर की हत्या का काम भी सौंपा गया था। लेकिन इजरायल की सुरक्षा एजेंसी ने हमले से पहले ही 5 संदिग्धों को दबोच लिया। इस बीच ईरान में हुए एक रहस्यमयी धमाके के पीछे इजरायल के हाथ होने की आशंका जताई गई। ईरान के मीडिया के मुताबिक वहां के खुर्रमाबाद शहर में हुए इस तेज धमाके से लोग खौफ में आ गए, क्योंकि वहां हुआ धमाका काफी जोरदार था। लोगों को ऐसा लगा मानो कोई भूकंप आ गया। ईरान के मीडिया के मुताबिक ये धमाका खुर्रमाबाद शहर में हुआ, जहां से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का बेस बेहद करीब है। इसलिए इस बात की आशंका जताई गई कि उस धमाके के पीछे इजरायल का हाथ हो सकता है। ईरान परमाणु बम बनाने में जुटा है, लेकिन इजरायल नहीं चाहता कि वो इसमें सफल हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उसके लिए खतरा बढ़ जाएगा। इजरायल पर आरोप लगते आए हैं कि वो ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह करने के लिए कई बार हमले करवा चुका है। हालांकि इजरायल इससे साफ इनकार करता आया है। इधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की धमकी का मजाक उड़ा दिया। एक रोज पहले इजरायल के प्रधानमंत्री ने ईरान को धमकी दी कि उनका देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल हमलों के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। लेकिन उस चेतावनी को ईरान ने हवा में उड़ा दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की धमकियों को खोखला बताया। यही नहीं, ईरान ने दावा किया कि इजरायल के पास इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो ईरान पर हमला कर सके। साथ ही ईरान ने इजरायल को एक कमजोर देश तक बता दिया, क्योंकि एक रोज पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में ईरान को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने ईरान को धमकाते हुए उसके परमाणु ठिकानों को तबाह करने की चेतावनी भी दी, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान अगर एटम बम बना लेता है तो उसका पहला निशाना कोई और नहीं बल्कि इजरायल ही होगा। इसी वजह से वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना चाहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज है दिल्ली के मुखर्जी नगर से, जहां छात्राओं के एक हॉस्टल में आग लग गई है। आग लगने की वजह से वहां कई छात्राओं के फंसे होने की खबर आई, जिन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खबर है कि वहां 3 लड़कियों और एक बच्ची को निकालने में फायर ब्रिगेड की टीम को कामयाबी मिली है और फायर ब्रिगेड की 23 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में लगी हैं। मानव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानव, क्या हो रहा है वहां पर? किशोर, देखिए 7:46 पर फायर विभाग को कॉल मिली थी और अभी ताजा अपडेट यह है कि 9:05 पर आग को बुझा लिया गया है। करीब पौने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत लगी। 35 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। एक पीजी था मुखर्जी नगर में आए दिन आग की घटनाएं देखी जाती है। फिलहाल आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है और एक बच्ची के साथ साथ कई और युवतियों को भी रेस्क्यू किया गया है। आग पर अभी काबू पाने में करीब 23 फायर टेंडर का इस्तेमाल फायर विभाग ने किया है। कोई नुकसान? कोई नुकसान अभी नहीं हुआ है। जो मीटर में आग लगी थी ये बताया जा रहा है, स्टूडियो के पास एक मीटर था पीजी का, उससे आग लगी। आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि कई युवतियां, कई छात्राएं अंदर फंसी रही। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जो फायर कर्मचारी थे उनको अंदर भेजा गया। उसके बाद सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि जो पीजी था, जो बेड थे, अलमीरा थी, इस तरीके से फर्नीचर के जलने की तस्वीरें वो लगातार हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। शुक्रिया मानव आपका। इस बीच संसद में कुछ दिन पहले पढ़ी गई आरजेडी सांसद मनोज झा की एक कविता के बाद महागठबंधन में दरार पड़ने की आशंका जताई जाने लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी कविता के बाद बिहार में गठबंधन की सरकार चला रही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और लालू यादव की पार्टी आरजेडी के नेता आमने सामने आ गए। क्योंकि जेडीयू नेता सुनील कुमार पिंटू ने यह आरोप लगाया कि मनोज झा ने उस कविता के जरिए ठाकुर समुदाय के लोगों पर निशाना साधा। आप महान है तो सामने वाला छोटा नहीं है। हालांकि मनोज झा का विरोध सिर्फ जेडीयू नहीं बल्कि उन्हीं की पार्टी आरजेडी में भी देखने को मिला। आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने भी इस मामले में मनोज झा पर निशाना साधा, जिसके बाद आरजेडी मनोज झा के समर्थन में उतर आई। वो कविता दबंगई के खिलाफ, जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि मनोज झा की कविता की वजह से महागठबंधन में दरार पड़ने की नौबत आ गई। उस पूरे बवाल की वजह बनी आरजेडी सांसद मनोज झा की वो कविता जो उन्होंने कुछ दिन पहले संसद में महिला आरक्षण के मुद्दे पर जारी चर्चा के दौरान पढ़ी थी। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। और मनोज झा की सुनाई गई इस कविता पर सिर्फ जेडीयू नहीं बल्कि बीजेपी भी पूरी तरह हमलावर दिखी। बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने आरोप लगाया कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने ठाकुर समुदाय के लोगों की तुलना रावण से की।
अगर इस तरह के बयानबाजी मेरे सामने हुआ होता तो निश्चित रूप से मुंह तोड़ने का काम करते। उनके डंडे इतने बरसेंगे ना कि शब्दों के प्रयोग से आपका अतीत थर्रा जाएगा। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान ने टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमलों से परेशान होकर मदद की गुहार लगाई। पाकिस्तान ने यूएन में उन हमलों के लिए बगैर नाम लिए अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान को भी जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। मतलब ये कि आतंक के सांप को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को जब उसी सांप ने डसा तो उसका रोना निकल गया। जिसके बाद टीटीपी के हमलों से परेशान पाकिस्तान ने इस मुद्दे को यूएन की सुरक्षा परिषद की बैठक में उठाया। We have lost hundreds of our brave soldiers and civilians. माना जाता है कि टीटीपी को ताकतवर बनाने का काम एक वक्त पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई नहीं किया था, लेकिन पिछले कुछ वक्त में टीटीपी ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, जिससे निपटने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उसे इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। यही वजह रही कि पाकिस्तान को थक हार कर यूएन की सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे को उठाना पड़ा। इस बीच आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक ऐसा दावा किया जिसमें पाकिस्तान की सरकार और सेना के होश उड़ गए। सूत्रों के मुताबिक टीटीपी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के 3 अधिकारियों को जान से मारने का दावा किया, जिससे न सिर्फ आईएसआई बल्कि पाकिस्तानी सेना के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। सूत्रों के मुताबिक टीटीपी ने आईएसआई के मेजर इमाम अली को पेशावर से दबोचा और उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें मार डाला। इसके बाद उन्हीं की निशानदेही पर शाहीन नाम के एक आईएसआई एजेंट को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वो मारा गया, क्योंकि पंजाब प्रांत के एक आईएसआई अधिकारी को जब टीटीपी ने टॉर्चर किया तो उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। टीटीपी ने बाकायदा इनकी तस्वीरें जारी करते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को कड़ी चेतावनी भी दी और साफ कर दिया कि अगर आईएसआई के ऑपरेशनों से टीटीपी के लड़ाकों को खरोंच भी आई तो बदले में उसके कई और अधिकारियों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। माना जा रहा है कि टीटीपी ने आईएसआई के उन तीनों अधिकारियों को एक दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में हुए हमले का बदला लेने के लिए मारा। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर के खरी खरी सुनाने के बाद चीन के सुर बदल गए, जिसके बाद चीन के उपराजदूत ने भारत को हमेशा साथ रहने और साथ निभाने वाला पड़ोसी बता दिया, क्योंकि एक दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समंदर में बढ़ती चीन की घुसपैठ को लेकर उस पर निशाना साधा। विदेश मंत्री ने यह आरोप लगाया कि चीन ने पिछले 20-25 साल में समंदर में दूसरे देशों के इलाके को कब्जे में लेने की पूरी कोशिश की। Many of them very carefully for any security implications. इसके अलावा उन्होंने चीन से जारी सीमा विवाद पर भी उसे निशाने पर लिया, जिससे चीन बैकफुट पर आ गया। इसके बाद चीन के उपराजदूत ने भारत को चीन का सबसे शक्तिशाली पड़ोसी बताया। साथ ही ये अपील भी की कि भारत और चीन को मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए। मतलब ये कि 2 दिन पहले तक भारत के बड़े हिस्से पर कब्जे की नीयत रखने वाले चीन को जैसे ही विदेश मंत्री ने आईना दिखाया, उसके सुर बदल गए और वो दोस्ती का राग अलापने लगा। उधर श्रीलंका ने अपने बंदरगाह पर चीनी नौसेना के जहाज को रुकने की इजाजत देने से मना कर दिया, जिसे चीन के लिए बहुत बड़ा झटका माना गया। बताया गया कि यह फैसला चीन ने भारत की वजह से लिया, क्योंकि भारत ने कुछ दिन पहले यह आशंका जताई थी कि श्रीलंका के बंदरगाह में अपने जहाज के जरिए चीन भारत की जासूसी की साजिश रच रहा है। यही वजह रही कि चीन ने जैसे ही अपने उस जहाज को श्रीलंका के बंदरगाह में खड़ा करने की इजाजत मांगी, श्रीलंका ने उसे मना कर दिया। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया कि वो भारत के खिलाफ कोई फैसला नहीं लेंगे। फिर चाहे इसके लिए उन्हें चीन को भी मना करना पड़े तो वो तैयार है। आरोप है कि चीन ने अपने उस जहाज को रिसर्च करने के बहाने श्रीलंका के बंदरगाह पर महीनों तक खड़ा रखने की योजना बनाई थी, लेकिन श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने भारत के इस पर आपत्ति जताते ही चीन को वहां रुकने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इधर दिल्ली के समयपुर बादली इलाके से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें गहनों की एक दुकान में कुछ बदमाशों ने लूटपाट की और फिर वहां से पिस्तौल लहराते हुए फरार हो गए, जिसके बाद उस इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक मोटरसाइकिल पर 3 नकाबपोश बदमाश सवार नजर आए। उनमें एक बदमाश एक पिस्तौल लहराता दिखा। बताया गया कि दिन दहाड़े उन बदमाशों ने दुकान से करीब 28 लाख रुपए के सोने के गहने लूट लिए और इस लूट को अंजाम देकर वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। हालांकि खबर मिलते ही पुलिस गहनों की दुकान पर पहुंची और उसने वहां जांच शुरू कर दी। बीते 24 घंटों में दिल्ली में गहनों की दुकान से लूट की यह दूसरी बड़ी वारदात है। इस बीच दिल्ली के भोगल इलाके से करोड़ों की लूट के मामले में 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। वहां एक रोज पहले गहनों की दुकान से करीब 25 करोड़ रुपए के गहनों की लूट हुई थी, जिसके बाद 500 से भी ज्यादा पुलिस वाले इस मामले की जांच में जुट गए। उन्होंने दुकान के आसपास करीब 100 मीटर तक बैरिकेडिंग लगाकर ट्रैफिक बंद कर दिया। पुलिस ने जांच के लिए दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगालना शुरू कर दिया। इसके बावजूद पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा, क्योंकि वारदात से पहले चोरों ने बचने के लिए सबसे पहले दुकान की बिजली की लाइन काट दी, जिससे दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। लेकिन इस मामले में पुलिस ने पूछताछ में दुकान के आसपास कई लोगों पर शक जताया और उसके अलावा
जो यहाँ पर दूसरे लोग कामगार थे उन पर भी शक है। पुलिस ये पता लगा रही है कि कौन कौन थे। एक रोज पहले चोरी की इस घटना में दुकान के स्ट्रांग रूम की दीवार को तोड़कर बदमाशों ने वहां से करीब 25 करोड़ रुपए के गहने चुरा लिए थे, जिसके बाद से पुलिस उन बदमाशों तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगी। इधर दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से डरा देने वाला एक मामला सामने आया। वहां गणपति विसर्जन के दौरान एक ट्रैक्टर चालक ने एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद वो मोटरसाइकिल कुछ दूर तक उसके साथ घिसटती नजर आई। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने उस ट्रैक्टर चालक की जमकर पिटाई की। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें एक लड़का पहले उस ट्रैक्टर चालक को खींचकर नीचे लाता दिखा, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग उस पर टूट पड़े और उस पर लात घूंसों की बरसात कर दी। हालांकि गनीमत ये रही कि इस घटना के दौरान मोटरसाइकिल सवार ने बड़ी सूझबूझ के साथ उससे कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल के परखचे उड़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने इस घटना पर एक ट्वीट किया और बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाने के कारण कोई केस दर्ज नहीं किया गया। उधर यूक्रेन के ओडेसा पर रूस के हमले का खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कई धमाके होते दिखाई दिए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि पुतिन की फौज ने ओडेसा में ईरान के आत्मघाती ड्रोन से हमले किए, जिसकी वजह से जोरदार धमाके हुए। वहां से सामने आए वीडियो में तेज विस्फोट होते दिखाई दिए। पुतिन की सेना ने रात के अंधेरे में ओडेसा पर कहर ढाने का काम किया। उसने ड्रोन हमले से ओडेसा को दहला दिया। हालांकि यूक्रेन की सेना के मुताबिक उसने रूस के ज्यादातर ड्रोन आसमान में ही ढेर कर दिए। रूस पर आरोप है कि जुलाई में ग्रेन डील से पीछे हटने के बाद उसने ओडेसा पर हमले तेज कर दिए ताकि यूक्रेन के अनाज भंडारों को तबाह किया जा सके। यूक्रेन के मुताबिक इसी कड़ी में उसने एक बार फिर उस पर जोरदार हमले किए, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। इस बीच क्राइमिया के सेवेस्तोपोल में काला सागर बेड़े के मुख्यालय पर हुए हमले के लिए रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन को जिम्मेदार ठहरा दिया। पिछले हफ्ते यूक्रेन की फौज ने रूस के काला सागर बेड़े के मुख्यालय पर मिसाइलें बरसाई थी, जिसकी वजह से उस मुख्यालय की इमारत में आग लग गई थी। लेकिन अब रूस ने क्राइमिया के सेवेस्तोपोल में उसके काला सागर बेड़े के मुख्यालय पर हुए हमले के लिए अमेरिका और ब्रिटेन पर ही आरोप लगा दिया। रूस के विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के साथ मिलकर अमेरिका और ब्रिटेन ने हमले की साजिश रची थी। दावा किया गया कि हमले से पहले टोही विमानों से मुख्यालय की निगरानी की गई और फिर उस पर मिसाइलें दागी गई। हालांकि तब रूसी सेना ने यूक्रेन के ज्यादातर हमलों को नाकाम करने की बात कही थी। रूस ने ये आरोप तब लगाया जब यूक्रेन ने दावा किया कि उसके हमले में रूस की सेना के कई बड़े अधिकारी मारे गए। इधर चांद और सूरज पर पहुंचने के बाद भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने सबसे गर्म ग्रह शुक्र पर नजरें टिका दी। इसरो शुक्र पर मिशन भेजने की तैयारी में है। स्पेस एजेंसी के चेयरमैन एस सोमनाथ ने एक कार्यक्रम में बताया कि मिशन की प्लानिंग पूरी हो चुकी है। यानी चांद और सूरज के बाद बहुत जल्द शुक्र ग्रह पर भारत के कदम पड़ने वाले हैं। अब तक अमेरिका, यूरोप और जापान ने ही शुक्र पर अपने मिशन भेजे हैं और इस लिस्ट में भारत का नाम भी जुड़ जाएगा। सभी ग्रहों में शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक है और उसे अर्थ ट्विन यानी पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, क्योंकि अपनी बनावट और साइज में शुक्र पृथ्वी से काफी मिलता जुलता ग्रह है। मगर शुक्र का वायुमंडल पृथ्वी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। उसका वायुमंडल इतना ज्यादा मोटा है कि वो गर्मी को ट्रैप कर लेता है। इस वजह से वहां सतह का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। वैज्ञानिक शुक्र को एक दिलचस्प ग्रह मानते हैं। एस सोमनाथ ने भी इसी ओर इशारा किया और उम्मीद जताई कि शुक्र पर इसरो का मिशन अंतरिक्ष की दुनिया के कई राज खोल सकता है। उधर बिहार के गया में एलजेपी के एक नेता की गोली मारकर हत्या किए जाने से वहां हड़कंप मच गया। इस वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की और एलजेपी नेता मोहम्मद अनवर अली खान का शव गाड़ी में रखकर सड़क पर बैठ गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें वहां लोगों की भारी भीड़ नजर आई जो पूरी सड़क को घेरे दिखाई दी। हालांकि बाद में पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों को समझा बुझाकर कुछ घंटे बाद उस रास्ते को खुलवा दिया। पुलिस के मुताबिक एलजेपी नेता मोहम्मद अनवर अली खान अपने बेटे के साथ सलोन गए थे, तभी मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उन्हें ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने आरोपियों का पीछा करने की भी कोशिश की, लेकिन वो वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। हालांकि इस मामले में पुलिस छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ने में जुट गई। इधर दिल्ली के नंदनगरी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चोरी के आरोप में एक लड़के के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि कुछ लोगों ने उस लड़के को घेर लिया और उसके हाथ खंबे से बांध दिए। उसके बाद भीड़ में शामिल कुछ लोग डंडे से उस लड़के को पीटने लगे। इस दौरान वो लड़का उनसे छोड़ने के लिए मिन्नतें करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। बताया गया कि उस लड़के पर एक पूजा पंडाल में चोरी करने का आरोप था, जिसके बाद भीड़ ने उसके साथ मारपीट की, जिसमें वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद उस लड़के की बहन ने उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई। हमें तो इंसाफ चाहिए, हम तो इंसाफ लेंगे। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। उधर नाजी फौजी को सम्मान देने से हुई फजीहत के बाद कनाडा की संसद के स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया।
22 सितंबर को कनाडा की संसद में 98 साल के यारोस्लाव हुंका का सम्मान किया गया था और कहा गया था कि हुंका ने यूक्रेन की आजादी और रूस के खिलाफ जंग लड़ी, जिसके बाद कनाडा की संसद में उनके लिए खूब तालियां बजी थी। हुंका को वॉर हीरो तक बोल दिया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि 98 साल के यारोस्लाव हुंका एक नाजी फौजी थे जिन्होंने हिटलर की सेना की तरफ से जंग लड़ी थी और यहूदियों का खून बहाया था, जिसके बाद कनाडा की फजीहत होने लगी। सबसे ज्यादा बद कनाडा की संसद के स्पीकर एंटनी रोटा की पिटी और आखिरकार उन्हें स्पीकर का पद छोड़ना पड़ा। That I rise to inform members of my resignation as Speaker of the House of Commons. इस पूरे मामले में कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को भी तीखे सवाल झेलने पड़े थे। He is reflecting now on how to ensure the dignity of the House going forward. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद यहूदी समुदाय के हैं और कनाडा की संसद में जेलेंस्की की मौजूदगी में ऐसे शख्स का सम्मान हुआ जिसने यहूदी समुदाय के लोगों का नरसंहार किया था। इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसे नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका बताया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उनसे बदतमीजी करने की कोशिश की, क्योंकि उन पर पार्टी की लाइन से अलग बयान देने का आरोप लगा। हालांकि रणवीर नंदन ने अपनी सफाई में यह दावा किया कि उन्होंने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की तुलना करते हुए उन्हें कई मायनों में बराबर बताया। साथ ही जेडीयू के दोबारा एनडीए में शामिल होने की इच्छा भी जताई। यदि ये दोनों नेता एक साथ आ जाएं, तो भारत का विकास त्वरित गति से होगा, ये हमने कहा है। वहीं जेडीयू की तरफ से यह दावा किया गया कि रणवीर नंदन ने पिछले कुछ महीनों में पार्टी के खिलाफ कई बयान दिए, जिसके बाद उन्हें हटाने की तैयारी की गई। जिम्मेवारी प्रवक्ता का लिए हुए थे, नहीं कभी टीवी पर जाते थे। हालांकि रणवीर नंदन ने आरोप लगाया कि जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने उन्हें फोन लगाया और उनसे बहुत बदतमीजी से बात की, जिसके बाद उन्होंने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। और जेडीयू में मची इसी उठापटक पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने आशंका जताई कि अभी कई और नेता नीतीश कुमार का साथ छोड़ सकते हैं। जेडीयू के अंदर बिल्कुल एकदम सब लोग कहीं न कहीं संपर्क में। इधर मध्य प्रदेश के उमरिया में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई, जिसके बाद वहां के हालात बेकाबू हो गए। क्योंकि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी, जिसके बाद भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों पर डंडे बरसाती दिखी, जिसकी वजह से वो इधर उधर भागने लगे और पूरी सड़क पर सिर्फ लोगों के चप्पल जूते बिखरे नजर आए। बताया गया कि उन प्रदर्शनकारियों ने 2 घंटे तक वहां के कलेक्ट्रेट चौराहे को जाम कर दिया था। ऐसे में जब पुलिस उन्हें समझाने पहुंची तो वो पुलिस से भिड़ गए और उन पर पत्थरबाजी कर दी, जिसकी वजह से एएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। उधर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ प्रदर्शनकारी सीएम आवास का घेराव करने पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस वैन में भरकर थाने ले गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ महिला प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर बैठी नजर आईं, जिन्हें महिला पुलिसकर्मी घसीटकर पुलिस वैन में भर्ती दिखी। लेकिन इससे पहले बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी प्रदर्शनकारियों के साथ मार्च निकाला और उसका भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के साथ शुवेंदु अधिकारी बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे, जिसके बाद जब वो सीएम आवास के करीब पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। ऐसे में कई प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया गया कि साल 2009 में शिक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने यह प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच उत्तर प्रदेश के बरेली से डांस के दौरान सरेआम पिस्तौल लहराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस वीडियो के सामने आने पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई, क्योंकि जो वायरल वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग डांस करते नजर आए। इस दौरान एक लड़का हाथ में पिस्तौल लेकर उसे लहराता दिखाई दिया। उधर मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की सेहत में सुधार हो रहा है। एक रोज पहले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक शाहनवाज हुसैन की सेहत में सुधार हो रहा है। उन्हें आईसीयू में सामान्य रूम में शिफ्ट कर दिया गया, जहां वो अगले कुछ दिन डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। इस बीच अगले साल अपने यहां होने वाले ओलंपिक खेलों में अपने एथलीटों के हिजाब पहनने पर बैन लगाकर फ्रांस की सरकार अपने देश में तो घिरी ही, संयुक्त राष्ट्र में भी उसके फैसले के खिलाफ आवाज उठने लगी। फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष देश है और फ्रांस की खेल मंत्री ने ऐलान किया था कि पेरिस ओलंपिक्स के दौरान भी उनका देश धर्मनिरपेक्षता का ध्यान रखेगा। जबकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी हिजाब पहनने की इजाजत देती है, मगर फ्रांस के ऐलान ने वहां बवाल खड़ा कर दिया। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र में ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर की प्रवक्ता ने भी फ्रांस के फैसले को मानवता के पैमाने पर गलत ठहराया। उन्होंने एक पत्रकार के सवाल पर दो टूक कहा कि महिलाओं के पहनावे पर किसी को भी दखल देने का अधिकार नहीं। फ्रांस के ओलंपिक्स में अपने एथलीटों को हिजाब पहनने से रोकने पर वहां के आम लोगों ने भी सोशल मीडिया पर विरोध जताया। उन्होंने फ्रांस के फैसले को इस्लाम विरोधी बताया। इधर दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला के गले से चेन छीनकर स्कूटर से भाग रहे बदमाशों से दिल्ली पुलिस का एक जवान भिड़ता नजर आया।
जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में 2 स्कूटर सवार बदमाश एक महिला की चेन लूटकर भागते दिखे। इस दौरान वहां किसी काम से आए दिल्ली पुलिस के एक जवान की नजर जैसे ही उन बदमाशों पर पड़ी, वो जवान तुरंत उन बदमाशों की तरफ दौड़ा और उन बदमाशों को रोकने के लिए उस जवान ने उस स्कूटर पर एक लात मारी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद मैंने कहा रुको भाई, माँ बेटे को सुबह की चाय तो पी लेने दो, है ना? अरे माँ, आप मुझे फोन कर रही हो? तो और क्या करूं? चाय। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। क्या खुशबू आ रही है। ऑफिस के बाहर तुम्हारी ये वाली चाय 200 रुपए में बिकेगी, पता है? मैं ये वाली चाय सबके लिए नहीं बनाती। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। So Rusty loves watching hip hop on TV, huh? And don't forget Theo, treadmill पर 20 मिनट रोज। अरे बेचारा एक साथ कितना लोड लेगा? क्यों? Pinolex भी तो लेता है। So no stress. Pinolex। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारने के बाद सूत्रों के हवाले से खबर है कि राज्य में बीजेपी बिना मुख्यमंत्री पद के चेहरे के ही चुनाव में उतरेगी। ये अटकलें राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद लगाई जाने लगी, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौथी बार राज्य की कमान संभाल रहे हैं। क्योंकि 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में पार्टी ने 7 सांसदों को टिकट दिया, जिनमें 3 तो केंद्रीय मंत्री हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर सस्पेंस बढ़ गया और अब सूत्रों ने खबर दी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी बिना सीएम पद के चेहरे के चुनाव में उतरेगी, जिसके लिए पार्टी 2017 के यूपी मॉडल और 2014 के हरियाणा मॉडल पर काम कर रही है। क्योंकि 2017 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना उतरी थी और 2014 में हरियाणा में भी वही हुआ था और इन दोनों राज्यों में बिना सीएम के चेहरे के पार्टी सत्ता में आ गई थी। पार्टी नेताओं ने भी मध्य प्रदेश में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार पर यही संकेत दिए। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कोई नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी ने टिकट बंटवारे का जो तरीका अपनाया, उससे ये संकेत दिया गया कि इस बार बीजेपी किसी एक चेहरे पर नहीं बल्कि सामूहिक नेतृत्व पर भरोसा करेगी। और चुनाव से पहले हुई कैबिनेट की आखिरी बैठक में शिवराज सिंह चौहान के भाषण पर कांग्रेस ने तंज कसा। शिवराज सिंह चौहान 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कुछ अलग प्लान बनाया और मध्य प्रदेश में नया मॉडल लेकर आई। सूत्र बता रहे हैं कि नए मॉडल के तहत पार्टी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले आखिरी कैबिनेट बैठक की, जिसके बाद उन्होंने अपने इस कार्यकाल में सहयोग के लिए अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया और बीती बातें याद करने लगे। कई दिनों तक एक ही मंत्री था, मुख्यमंत्री, इसमें पूरा मंत्रिमंडल समाहित था। शिवराज का ये भाषण सुनते ही कांग्रेस ने उन पर तंज कस दिया। ये विदाई का धन्यवाद है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कांग्रेस से कम आई थी, लेकिन सिंधिया के साथ आने के बाद शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे, क्योंकि 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी को 127 विधायकों का समर्थन मिल गया, जबकि चुनाव में 114 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के पास केवल 96 विधायक बच गए थे। उधर मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए टिकट मिलने पर पार्टी नेता कैलाश विजयवर्गीय का दर्द छलक उठा। कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने इंदौर 1 विधानसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन उन्होंने जाहिर कर दिया कि वो टिकट मिलने से खुश नहीं है, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इंदौर 1 से टिकट मिलने के बाद वो इंदौर के बड़े गणपति के दर्शन करने पहुंचे, जहां से उन्होंने चुनाव अभियान की शुरुआत। लेकिन इस दौरान लोगों से बात करते हुए उनका दर्द छलक उठा। लड़ने की इच्छा ही नहीं, एकदम 1% भी इच्छा नहीं। बड़े नेता हो गए अब,
हाथ जोड़ने का जाएगी। नाखुश होने के पीछे कैलाश विजयवर्गीय ने दलील दी कि वो संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। जिस रास्ते पर मैं पिछले 10 साल से चल रहा हूँ, वहाँ चुनाव लड़ाने के लिए जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में बीजेपी 78 पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और सूत्र बता रहे हैं कि बाकी की सीटों पर 30 से 40% मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। लेकिन इस बीच कैलाश विजयवर्गीय ने टिकट मिलने पर दुख जताकर एक नई सियासी बहस छेड़ दी, क्योंकि उनकी केवल इंदौर 1 विधानसभा सीट ही नहीं बल्कि इंदौर की सभी 9 सीटों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। वैसे सूत्र बताते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय ने 2018 में ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। हालांकि 2018 में उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय को इंदौर 3 से टिकट मिला था और वो वहां से जीते थे। लेकिन इस बार पार्टी ने इंदौर की 9 में 3 सीटों पर चुनाव जीत चुके कैलाश विजयवर्गीय पर दांव खेला, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को टिकट देकर पार्टी ने इंदौर की 9 सीटों समेत मालवा निमाड़ की 66 सीटों पर निशाना साधा, क्योंकि इन सीटों पर कैलाश विजयवर्गीय की अच्छी पकड़ मानी जाती है। माना जा रहा है कि इसीलिए उन्हें मैदान में उतारा गया और पार्टी नेता कैलाश विजयवर्गीय की नाखुशी पर नपातुला जवाब देते नजर आए। हमारी अपनी इच्छाएं थोड़ी होती हैं, पीड़ा मत कहो उसे यार, विषय कहो। मालवा निमाड़ की जिन 66 सीटों पर 2013 में बीजेपी ने 56 पर जीत हासिल की थी, 2018 में उन्हीं 66 में केवल 28 उसके खाते में आई थी और कांग्रेस को 35 सीटें मिली थी, जिसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की सबसे बड़ी वजह माना गया था। इस बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने दावा किया कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। कांग्रेस ने गोविंद सिंह की अगुवाई में जन आक्रोश यात्रा निकाली जो ग्वालियर पहुंची और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं की अगुवाई की, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही बीजेपी में बड़ी टूट का दावा भी कर डाला। भगदड़ मची है भाजपा में, रोजाना 1-2 नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। गोविंद सिंह को मध्य प्रदेश कांग्रेस का कद्दावर नेता और ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन वो तब विवादों में आ गए थे जब जुलाई में उन्होंने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की थी। लेकिन अब वो बीजेपी में भगदड़ का दावा कर रहे हैं। उधर अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में रातों रात ऐसी भयानक लूट हुई जो पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गई। बताया गया कि वहां 100 से ज्यादा लुटेरों ने कपड़ों के एक शोरूम से लेकर आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के एक स्टोर तक कई दुकानें लूट ली। हैरानी की बात यह रही कि वो लुटेरे कोई पेशेवर बदमाश नहीं बल्कि सारे के सारे नाबालिग थे, जिन्होंने फिलाडेल्फिया शहर में ऐसी लूट मचाई कि देखने वालों के होश उड़ गए। सामने आए एक वीडियो में नाबालिग लुटेरों की वो टोली एप्पल स्टोर पर धावा बोलती नजर आई। उन्होंने वहां रखे आईफोन से लेकर आईपैड तक जो हाथ में आया सब लूट लिया। अंदर लूट हो रही थी और बाहर उसका जश्न मनता दिखा। नाबालिग कपड़ों के शोरूम में भी लूट मचा रहे थे, मगर जैसे ही पुलिस वहां पहुंची उनके बीच भगदड़ मच गई। पर नाबालिग लुटेरों को पकड़ने में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि लुटेरे ज्यादा थे और पुलिस कम। इसलिए पुलिसकर्मियों को समझ ही नहीं आया कि किसे पकड़े और किसे छोड़े। पुलिस की कश्मकश में कुछ नकाबपोश लुटेरे फरार भी हो गए, मगर जो पुलिस के हत्थे चढ़े पुलिस ने उन्हें छोड़ा नहीं। लूट में लड़कियां भी शामिल दिखी। लूट के बाद उस स्टोर के अंदर रखे कपड़े सड़क पर बिखरे नजर आए और पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया। शक जताया जा रहा है कि फिलाडेल्फिया शहर की लूट के तार वहां एक पूर्व पुलिसकर्मी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े हो सकते हैं। एक दिन पहले वहां की एक कोर्ट ने एक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी उस पूर्व पुलिसकर्मी के खिलाफ सभी आरोप रद्द कर दिए थे, जिसके बाद फिलाडेल्फिया में प्रदर्शन शुरू हो गए, मगर शाम को वो प्रदर्शन खत्म हो गए और दिल्ली के मॉडर्न टाउन इलाके से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला के गले से चेन छीनकर स्कूटर से भाग रहे बदमाशों से दिल्ली पुलिस का एक जवान भिड़ता नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसमें एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में 2 स्कूटर सवार बदमाश एक महिला की चेन लूटकर भागते दिखे। इस दौरान वहां किसी काम से आए दिल्ली पुलिस के एक जवान की नजर जैसे ही उन बदमाशों पर पड़ी, वो जवान तुरंत उन बदमाशों की तरफ दौड़ा और उन बदमाशों को रोकने के लिए उस जवान ने उस स्कूटर पर एक लात मारी, जिसके बाद वो स्कूटर वहीं गिर गया। यही नहीं, लात मारने के बाद वो जवान भी वहीं गिर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और दौड़कर उन बदमाशों को पकड़ लिया। इस बीच वहां कुछ लोग जमा हो गए और उन लोगों ने उन बदमाशों को घेर लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उधर दक्षिण पूर्व एशिया के देश वियतनाम में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसकी वजह से लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिनमें सड़कों पर मटमैला पानी बहता दिखा और लोग उसी के बीच से सफर करने को मजबूर हो गए। वहां से आई एक तस्वीर में बिजली की रफ्तार से पानी बहता नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही हो। लगातार बारिश होने की वजह से वहां के रिहायशी इलाकों में भी मुश्किलें बढ़ गई और लोगों के घरों में पानी भर गया। ऐसे में मजबूरन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। वहीं सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया और सड़कों पर लंबा जैम लगा दिखा। इसके अलावा कई इलाकों से पेड़ गिरने की तस्वीरें भी सामने आई, जिसकी वजह से वहां भारी नुकसान हुआ।
इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल एक सड़क हादसे में घायल हो गए। इस हादसे के बाद उन्हें मिर्जापुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। और पुलिस के मुताबिक यह हादसा उस वक्त हुआ जब यूपी के मंत्री आशीष पटेल प्रयागराज से मिर्जापुर जा रहे थे। बताया गया कि एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नगर निगम ने 2 से ज्यादा कुत्ते पालने पर पाबंदी लगा दी और नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का भी आदेश जारी किया। और इसके साथ ही पालतू कुत्तों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई। जगह बहुत छोटी है, उसमें बहुत से डॉग लोग रहते थे। बताया गया कि पालतू कुत्तों के हमलों से जुड़े मामले बढ़ने की वजह से नगर निगम ने यह फैसला लिया। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने आकाशा एयर को बड़ी राहत देते हुए फैसला सुनाया कि नोटिस पीरियड पूरा किए बिना नौकरी छोड़ने वाले पायलटों के खिलाफ डीजीसीए कानूनी कार्रवाई कर सकता है। आकाशा एयर ने अचानक नौकरी छोड़ने वाले अपने पायलटों से हट जाने की मांग की थी, लेकिन विमानों पर नजर रखने वाली संस्था डीजीसीए ने यह दलील दी थी कि उसके पास इस मामले में कार्रवाई का अधिकार नहीं। हालांकि अदालत ने उसे अब यह अधिकार दे दिया। आकाशा एयर के मुताबिक पायलटों के अचानक नौकरी छोड़ने से उसे रोजाना कई उड़ानें रद्द करनी पड़ रही। इस बीच उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको की एक खबर पूरी दुनिया की सुर्खियों में आ गई। वहां की राजधानी मेक्सिको सिटी में 2014 में रहस्यमयी तरीके से गायब हुए 43 छात्रों को लेकर सरकार के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। और उस प्रदर्शन का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें हजारों लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। यही नहीं, कुछ लोग हाथों में नारे लिखी तख्तियां और बैनर लेकर सरकार के विरोध में आवाज बुलंद करते दिखाई दिए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो हाथों में तलवार लेकर प्रदर्शन किया। वहां भीड़ की वजह से सड़कों पर पैर तक रखने की जगह नहीं थी। मेक्सिको सरकार के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन में हर उम्र के लोग शामिल हुए और उन लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार ने उस मामले में कुछ नहीं किया। Yo me siento frustrada, enojada. मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में 2014 में एक स्कूल से रहस्यमयी तरीके से 43 छात्र गायब हो गए थे और 9 साल गुजर जाने के बाद भी उन छात्रों के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क से कार में हादसे के बाद हुए धमाके के एक वीडियो ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। घटना उस वक्त हुई जब एक आदमी एक कार चुराकर वहां से भागने लगा और इसी चक्कर में यह भयानक हादसा हो गया, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को थर्रा दिया। वीडियो देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई बम फटा हो। इस घटना के बाद लोग दहशत में आ गए। बताया गया कि वो चोर एक कार चोरी करके वहां से भागने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान उसकी कार का संतुलन बिगड़ गया और वो कार एक घर से टकरा गई। इस टक्कर से उस घर में लगी गैस पाइपलाइन फट गई जिससे वहां भयानक धमाका हो गया। धमाके के बाद कार कबाड़ में तब्दील हो गई और घर पूरी तरह बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, वो धमाका इतना तेज था कि उस घर के आसपास बने कई घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा। इधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस से तनाव के बीच नेटो का सदस्य देश रोमानिया ने अपनी हवाई सीमा को सुरक्षित करने की तैयारी शुरू कर दी। रोमानिया इसी कड़ी में अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदेगा ताकि दुश्मन के हमलों को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नेटो का सदस्य देश रोमानिया लंबे वक्त से अमेरिका के इस घातक फाइटर जेट को पाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि रूस उस पर हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रोमानिया जंग में यूक्रेन की मदद करता आया। नेटो का सदस्य देश रोमानिया काला सागर के किनारे बसा है और उसकी सीमा यूक्रेन से लगती है। इसलिए रोमानिया ने अमेरिका से 32 F-35 लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा किया, जिनकी कीमत $650 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 55,000 करोड़ रुपए, जिसके बाद रोमानिया की ताकत और बढ़ जाएगी क्योंकि F-35 दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है और उसमें एक साथ दर्जनों मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इस बीच नेटो के 7 देशों ने मिलकर काला सागर के नजदीक बसे बल्गेरिया में मिलिट्री ड्रिल करके अपनी ताकत दिखाई। इस युद्धाभ्यास के जरिए नेटो ने रूस को बड़ी चेतावनी दी। और इस ड्रिल का जो वीडियो सामने आया उसमें खतरनाक टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें नजर आईं, जो दुश्मन के हमले के वक्त अपने सैनिकों के रेस्क्यू का अभ्यास करते दिखाई दिए। तस्वीरों में चारों तरफ उठते धूल के गुबार के बीच हेलीकॉप्टर जवानों का रेस्क्यू करते दिखे। बताया गया कि इस ड्रिल में बल्गेरिया और अमेरिका समेत नेटो के 7 देशों ने हिस्सा लिया। नेटो देशों की ये मिलिट्री ड्रिल काला सागर के पास बसे बल्गेरिया में की गई। काला सागर कई देशों से घिरा है, लेकिन वहां रूस का दबदबा है। लेकिन इस मिलिट्री ड्रिल से नेटो ने रूस को कड़ा संदेश दे दिया कि अगर उसने उसकी तरफ आंख भी उठाई तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इधर दिल्ली में एक बुजुर्ग महिला की हत्या की डरा देने वाली एक घटना सामने आई, जिसके बाद उस इलाके में सनसनी फैल गई। बताया गया कि वो महिला अकेली रहती थी और जब उसका शव बरामद किया गया तो उसके सिर पर चोट के निशान मिले। उस बुजुर्ग महिला की हत्या से उस इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस के कई अधिकारी वहां पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। बताया गया कि वो महिला अपने घर में अकेले रहती थी और अपनी दुकान चलाती थी। परचून की दुकान है इनकी, नेहरू विहार है ये। आज सवेरे इनको देखा भी गया था। हालांकि अभी हत्या के पीछे की वजह सामने नहीं आई, लेकिन मामले की जांच के लिए पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों के वीडियो खंगालने शुरू कर दिए। इस बीच मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को भारत की तरफ से ऑस्कर अवार्ड के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी के लिए भेजा जाएगा। 96 ऑस्कर अवार्ड की घोषणा अगले साल मार्च में की जाएगी।
जिसके लिए भारत की तरफ से मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को चुना गया। केरल में 2018 में आई विनाशकारी बाढ़ पर बनी ये फिल्म बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड हासिल करने की रेस में शामिल होगी। उधर पॉप स्टार माइकल जैक्सन की मशहूर टोपी फ्रांस में हुई एक नीलामी में 68 लाख रुपए से ज्यादा में बिकी। इस टोपी को माइकल जैक्सन मूनवॉक डांस के समय पहनते थे और माइकल जैक्सन के डांस का ये खास स्टाइल मूनवॉक जितना मशहूर हुआ था उतनी ही चर्चा उनकी उस टोपी की भी होती थी। फ्रांस में हुई नीलामी में वो टोपी करीब 78,000 यूरो यानी भारतीय रुपयों में 68 लाख रुपए से ज्यादा में बेची गई। इधर भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी नीरव मोदी को लंदन की प्राइवेट जेल में भेज दिया गया। इससे पहले उन्हें लंदन की सबसे बड़ी और भीड़भाड़ वाली जेल में रखा गया था, लेकिन लंदन की उस जेल में कैदियों की ज्यादा भीड़ और चूहे होने की वजह से नीरव मोदी को वहां की प्राइवेट जेल में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसमें बंद कैदियों को फोन रखने से लेकर खाना ऑर्डर करने तक की सुविधा दी जाती है। इस बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के शरणार्थियों को बाहर निकालने की तैयारी में जुट गया। उसका आरोप है कि पाकिस्तान में रहने वाले अफगानिस्तान के लोग तस्करी और हवाला कारोबार में शामिल होने के साथ आतंकी घटनाओं को भी अंजाम देने में जुटे हैं, जिससे पाकिस्तान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस वक्त कंगाल हो चुके पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से निपटने की है। पाकिस्तान की सरकार का आरोप है कि न सिर्फ तालिबान बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले अफगानिस्तान के लोग भी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में इसकी मदद करते हैं। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इसी वजह से पाकिस्तान ने अपने यहाँ से अफगानिस्तान के शरणार्थियों को निकालने का फैसला कर लिया। सूत्र ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने अफगानिस्तान के शरणार्थियों को निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान अपनी इस योजना के पहले चरण में करीब 10 लाख अफगानी शरणार्थियों को बाहर निकाल देगा। उधर चेचन कमांडर रमजान कादिरफ ने एक कैदी की बेरहमी से पिटाई करने के लिए अपने बेटे की पीठ थपथपाई। ऐसा इसलिए क्योंकि रमजान कादिरफ के बेटे ने कैदी को कुरान का अपमान करने के आरोप में बुरी तरह पीटा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें खाकी रंग के कपड़ों में चेचन कमांडर रमजान कादिरफ का बेटा सामने बैठे एक आदमी पर लातों और घूंसों की बारिश करता दिखाई दिया। जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने उस आदमी के मुंह पर लात मारी और फिर उसे खींचकर जमीन पर गिरा दिया। बताया गया कि उस आदमी पर कुरान के अपमान का आरोप लगा, जिसकी सजा देने के लिए कादिरफ के बेटे ने उस पर जबरदस्त कहर बरपाया। हालांकि इस वीडियो के बाद दुनिया भर में उसके इस रवैये की आलोचना हुई, लेकिन खुद कादिरफ ने इसे जरूरी कदम बताते हुए अपने बेटे की जमकर तारीफ की। कादिरफ के मुताबिक उनके बेटे ने कुरान के सम्मान की खातिर ऐसा किया, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की आलोचना करने के बजाय उसकी पीठ थपथपाई। इधर मणिपुर में मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य सरकार के फैसले के बाद जल्द ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फोर्स व्यवस्था लागू होगी। मणिपुर के जिलों में अभी केंद्रीय सुरक्षा बलों की अलग अलग टुकड़ियां तैनात हैं, जिनमें CRPF, BSF, असम राइफल्स और राज्य पुलिस तैनात है। और इस फैसले के लागू हो जाने के बाद मणिपुर में हर जिले में अलग अलग फोर्स के बजाय एक फोर्स की तैनाती हो जाएगी। उधर साइबर अपराधों पर IIT कानपुर से जुड़े एक स्टार्टअप की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि देश के 80% साइबर अपराध 10 जिलों से ही अंजाम दिए जा रहे हैं। और इस रिपोर्ट के दावे के मुताबिक इन 10 जिलों में राजस्थान के अलवर और भरतपुर, यूपी के मथुरा, हरियाणा के गुरुग्राम और नूह, झारखंड के देवघर, जामताड़ा, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह के नाम शामिल हैं। IIT कानपुर से जुड़े स्टार्टअप की इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि बीते 1 साल में आधे से ज्यादा साइबर फ्रॉड UPI पेमेंट से जुड़े हैं। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार लाल बाग के राजा का दर्शन करने पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनके CM बनने की मन्नत मांगी। इसके लिए अजीत पवार गुट के समर्थकों ने गणेश मूर्ति के पास अपनी चिट्ठी रखी और इस चिट्ठी के जरिए ये मनोकामना की गई कि अजीत पवार जल्द से जल्द महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाएं। ये सब कुछ डिप्टी CM अजीत पवार की मौजूदगी में हुआ। उधर अमेरिका के टेक्सास में नदी के रास्ते आए शरणार्थियों की भीड़ लग गई। वहां ये शरणार्थी उत्तरी अमेरिकी देश मेक्सिको से पहुंचे। मेक्सिको से आए शरणार्थी अमेरिका के लिए चुनौती बन गए और इस बार तो वो नदी पार करके अमेरिका की सीमा में घुसे, लेकिन अमेरिका और मेक्सिको के बीच बहने वाली रियो ग्रैंड नदी के किनारे लगी कंटीली तारों ने उनका रास्ता रोक दिया। अमेरिका में मेक्सिको के रास्ते आने वाले शरणार्थियों की अच्छी खासी संख्या है, जिनमें कई ने जान पर खेलकर रियो ग्रैंड नदी पार की। कुछ लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर खतरनाक तरीके से नदी पार करते नजर आए, लेकिन वो नदी किनारे लगी कटीली तारों के पास आकर फंस गए, जिसके बाद सीमा पर तैनात अमेरिकी सैनिकों ने कटीली तारों को काटकर इन शरणार्थियों को अमेरिका की सीमा में एंट्री दी। उत्तरी अमेरिकी देश मेक्सिको और अमेरिका सीमा साझा करते हैं और रियो ग्रैंड नदी भी उस सीमा का ही हिस्सा है जो कोलोराडो के पहाड़ों से निकलती है और अमेरिका के टेक्सास से होती हुई मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इधर गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बहाने कांग्रेस पर वार किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट समिट के शुरुआती दौर यानी 2004 का जिक्र किया।
और उस वक्त केंद्र में रही कांग्रेस सरकार पर गुजरात को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई। ये कार्यक्रम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया गया। और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री ने 2004 में केंद्र की कांग्रेस सरकार पर विदेशी निवेशकों को डराने का भी आरोप लगाया। 2003 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट शुरू होने के कुछ ही महीने बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन गई थी और प्रधानमंत्री ने तब की केंद्र सरकार पर विकास के काम में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी साफ किया कि उस वक्त कांग्रेस के भारी विरोध के बावजूद कई विदेशी निवेशक गुजरात आए थे। और वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हुए इसे ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बता दिया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में उद्योग जगत से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई, जहां प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था का जिक्र किया। कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में होगा। प्रधानमंत्री के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था पर पूरी दुनिया का भरोसा बढ़ा है। इस बीच अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोबोट प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। अहमदाबाद के साइंस सिटी में बने नेचर पार्क में इस रोबोट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जहां पहुंचे प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी में रखे रोबोट से बातचीत की। यही नहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र से जुड़े ड्रोन समेत कई दूसरे उपकरणों को भी देखा। उधर भिखारियों की वजह से पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल फजीहत हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान के ही न्यूज चैनल अब इस खबर को चला रहे हैं और बता रहे हैं कि अरब देशों ने पाकिस्तान को भिखारियों के मुद्दे पर फटकार लगाई। फकीर बाहर बैरून मुल्क खुसूसन अरब ममालिक में गिरफ्तार हो रहे हैं, उनमें से 90% पाकिस्तानी है। वहाँ के न्यूज चैनल दावा कर रहे हैं कि अरब देशों में तीर्थयात्री बनकर पाकिस्तान के भिखारी पहुँच रहे हैं। वहाँ की सरकारों ने जब भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की तो 90% भिखारी पाकिस्तान के मिले। और भिखारी जो है ज्यादातर उम्रे वीजे पर जाते हैं। मतलब ये कि भिखारी भी पाकिस्तान में बेहाल हैं और इसलिए वो मौका मिलते ही तीर्थयात्री बनकर पश्चिम एशिया के दूसरे देशों में पहुंच जाते हैं। लेकिन अब सऊदी अरब और यूएई जैसे बड़े देशों ने उन भिखारियों के लिए भी पाकिस्तान की सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। इधर शेयर बाजार में 6 दिन के बाद तेजी लौटी, जिससे सेंसेक्स 173 अंक चढ़कर बंद हुआ। इस तेजी की वजह से निफ्टी भी 19,700 के स्तर के पार बंद हुआ। और इस दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जमकर खरीदारी दिखी। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सबसे ज्यादा तेजी फार्मा, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी और रियल्टी शेयरों में देखने को मिली, जिससे सेंसेक्स 173 अंकों की तेजी के साथ 66,118 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 63 अंक बढ़कर 19,716 के स्तर पर पहुंच गया। इस बीच मौसम वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी में एक खतरनाक चक्रवात के उठने की आशंका जताई। मौसम विभाग के मुताबिक 2 रोज बाद बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बनने की संभावना है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। পরবর্তী সময়ে পশ্চিম উত্তর পশ্চিম দিকে মুভমেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা। माना जा रहा है कि इस चक्रवात से पश्चिम बंगाल समेत कुछ दूसरे राज्य भी प्रभावित हो सकते हैं। इधर बिहार के समस्तीपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक छात्रा से छेड़खानी का विरोध करने पर एक लड़का उसकी पिटाई करता नजर आया। बाद में इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक लड़का उस छात्रा को डंडे से बुरी तरह पीटता नजर आया। इस दौरान वहां खड़े कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं रुका। इस दौरान वहां मौजूद एक बच्चे ने भी लड़की को बचाने की कोशिश की और उस कोशिश में वो भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि स्कूल से लौटते वक्त उस छात्रा से कुछ लड़कों ने छेड़खानी की, जिसका उसने विरोध किया, जिसके बाद उनमें एक लड़के ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। और इस घटना के बाद छात्रा के घर वालों ने गुस्से से आग बबूला होकर आरोपी लड़के के घर पहुंचकर उसके साथ मारपीट की। बाद में इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया। उधर पंजाब के मोहाली से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया गया कि फैक्ट्री में रखे केमिकल में लगी आग ने तेजी से पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते वहां से आग की कई फीट ऊंची लपटें उठने लगी। वहां आसपास का बड़ा इलाका काले धुएं के गुबार से ढक गया। आग की तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई भयानक बम धमाका हुआ। आग की इस घटना को जिसने भी देखा वो दहशत में आ गया। इस घटना की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई टीमें वहां पहुंची और उन्होंने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कई घंटों तक उसे बुझाया नहीं जा सका। बताया गया कि फैक्ट्री में लगी इस भयंकर आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। साथ ही आग में झुलसकर 8 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। इस बीच पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुए एक धमाके से वहां दहशत मच गई। वहां एक रॉकेट में इतना भीषण विस्फोट हुआ कि वहां मौजूद 5 बच्चों समेत कुल 8 लोगों की जान चली गई। क्योंकि सिंध के कंधकोट में हुए इस भीषण धमाके के बाद वहां लोगों की जान पर बनाई। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक कुछ बच्चों को वहां के खेत में एक रॉकेट मिला, जिसे उठाकर वो अपने घर ले आए और फिर अचानक उसमें एक जोरदार धमाका हो गया, जो इतना जोरदार था कि उस घर में मौजूद 8 लोगों की जान चली गई।
और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही वहां पुलिस और सेना के कुछ अधिकारी पहुंच गए, जिन्होंने इस घटना का जायजा लिया। हालांकि इसके बाद यह आशंका भी जताई जाने लगी कि उन बच्चों के जरिए हथियारों की तस्करी कराई जा रही थी और इसी दौरान उनमें एक रॉकेट में धमाका हो गया, जिसके बाद इस मामले में सिंध प्रांत के कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने वहां की पुलिस को अच्छी तरह से जांच करने के आदेश दे दिए। उधर लंदन से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। वहां 15 साल की एक लड़की की चलती बस में चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और वहां पहुंची पुलिस की टीम ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले ली। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें घटना के बाद सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम दिखा। पुलिस वहां से गुजर रही सभी गाड़ियों को रोककर उनकी तलाशी लेती नजर आई। ब्रिटेन की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बाद लंदन पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया, जो उस लड़की को पहले से जानता था। पुलिस के मुताबिक 15 साल की वो लड़की स्कूल जा रही। इस दौरान आरोपी ने बस में चाकू से उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। इस बीच सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक चीन और फिलीपींस के बीच दक्षिण चीन सागर में मछुआरों को लेकर हुआ विवाद और ज्यादा बढ़ गया। फिलीपींस ने अपने मछुआरों को दक्षिण चीन सागर के विवादित हिस्से में जाने की अनुमति दे दी। एक रोज पहले चीन ने उस इलाके में तैरता हुआ बैरियर लगा दिया था, लेकिन चीन को जवाब देते हुए फिलीपींस ने अपने मछुआरों को चीन सागर के उस विवादित इलाके में जाने की अनुमति दे दी। यही नहीं, फिलीपींस ने समंदर में चीन के लगाए बैरियर को भी काट दिया। न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक फिलीपींस ने उस इलाके में अपनी नौसेना भी उतार दी, जिसके बाद चीन ने फिलीपींस की इस कार्रवाई को उकसावे वाला बताया। यही नहीं, चीन ने फिलीपींस को ऐसा न करने की धमकी दे डाली। दक्षिण चीन सागर में मौजूद स्प्रैटली आइलैंड्स उन विवादित हिस्सों में एक है जिसे चीन, ताइवान, वियतनाम और फिलीपींस अपना बताते हैं, लेकिन चीन अपनी ताकत के दम पर दूसरे देशों के दावों को दबाने की कोशिश करता है। इधर खबर है कि ताइवान में बनी 8 पनडुब्बियों के लॉन्च से कुछ घंटे पहले ही चीन ने ताइवान और उसके साथ खड़े अमेरिका समेत दूसरे देशों को खुली धमकी दे दी। चीन ने चेतावनी दी कि वो ताइवान की मदद करना बंद कर दें, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो ताइवान के साथ उसके मददगार देशों को भी सबक सिखा सकता है। चीन ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका के दखल की वजह से ही उसकी सेना ने ताइवान की घेरेबंदी बढ़ा दी। इसके साथ ही चीन ने यह धमकी भी दे दी कि आने वाले दिनों में वो ताइवान के आसपास किलेबंदी बढ़ा सकता है। चीन की इस धमकी को उसकी बौखलाहट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसी खबर है कि ताइवान कुछ घंटे बाद ही 8 पनडुब्बियों को समंदर में लॉन्च करने जा रहा है। खास बात यह कि ये सारी पनडुब्बियां ताइवान में ही बनी, जिन्हें समंदर में उतारकर ताइवान अपनी नौसेना की ताकत का प्रदर्शन करेगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन बुरी तरह चिढ़ गया और उसने एक बार फिर तनाव बढ़ाने वाली धमकी दे दी। उधर अपने गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटा उदेपुर में गुजरात की जनता को करीब 5,200 करोड़ रुपए की सौगात भी दी। पीएम ने वहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने गुजरात के 22 जिलों के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की वाईफाई सुविधा का भी उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम ने छोटा उदेपुर में एक रोड शो भी किया। और गुजरात के वडोदरा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के आरक्षण से जुड़े बिल पर विपक्ष पर निशाना साधा। वडोदरा में प्रधानमंत्री नारी शक्ति वंदन से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने विपक्ष पर महिला आरक्षण बिल के बहाने सियासत करने का आरोप लगाया। ત્યારે તમે આ પ્રકારે સમાજમાં નારીમાં ભેદ કરવાના રસ્તા બંધ કરો। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष की वजह से ही यह बिल 3 दशकों तक संसद से पारित नहीं हो पाया था। इस बीच 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री मोदी इन राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी। खबर है कि शनिवार को पीएम बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अगले दिन रविवार को तेलंगाना के महबूब नगर में भी पीएम की रैली होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 और 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इस बार दिवाली पर 21 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या में पिछले साल इस मौके पर 15 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था, जिसे इस बार तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाने को लेकर अयोध्या में अहम बैठक हुई। हम इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए 24 लाख दीपकों को जलाने का प्रस्ताव रख रहे हैं। बताया गया कि वहां 21 लाख दिए जलाने का काम करीब 25,000 वॉलंटियर करेंगे। अपनी धूप में भी कुछ जल, अपनी धूप में भी कुछ जल, हर साये के साथ न ढल। सौबात की एक बात कही बाकी ने, गम की नहीं आवाज कोई, कागज काले करता चल। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा 100 बात की बात।